नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपन कल पढ़ रहे थे कि व्यवस्थित निदर्शन की कुछ कमियां हैं, कुछ हानियां हमें महसूस होती है, और उससे पहले हमने ये देखा कि व्यवस्थित निदर्शन के लाभ क्या क्या है ना? और नियमित अंकन विधि इत्यादि वगैरह सारा अपन ने पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कि सरल देव निदर्शन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि सरल देव निदर्शन में सभी इकाइयों को चयन करने में समान अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, निदर्शन चुनाव की यह विधि सबसे सरल और संचालन में सबसे आसान है। इस विधि का प्रयोग संभावना निदर्शन की अन्य विधियों के साथ भी किया जा सकता है। इस निदर्शन के चुनाव में त्रुटियों की संभावना कम रहती है। निदर्शन में चुनी हुई इकाइयों में समग्र के अधिकांश गुण होने के कारण प्रतिनिधित्व का गुण भी विद्यमान रहता है। और जब एक तरफ हम लाभ की बात करते हैं, पॉजिटिवनेस की बात करते हैं, तो कुछ इससे नुकसान भी हमें दिखाई देता है। पहला जो इसकी हानि है वो है समग्र का बड़े पैमाने पर होने से इकाइयों का सूचीकरण कठिन हो जाता है। दूसरा, निदर्शन में चुनी हुई इकाइयों का विस्तृत फैलाव होने के कारण उनसे संपर्क कठिन होता है। यदि तुलना के उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं को उपसमूह या स्तरों में तोड़ना चाहें, तब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सरल देव निदर्शन में कुछ कमियां भी रहती है, जिसके कारण हमारा अनुसंधान प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। अब दूसरा अपन बात करेंगे स्तरित देव निदर्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्तरीकृत देव निदर्शन के इस स्वरूप में समग्र जन को उपसमूह या स्तरों में बांटा जाता है, स्तरित या विभिन्न स्तरों में, और प्रत्येक स्तर से एक निदर्शन लिया जाता है। इन्हीं उप प्रतिदर्शों से अध्ययन का अंतिम निदर्शन बनता है। इस विधि में समग्र को समजातीय स्तरों में बांट लिया जाता है और फिर प्रत्येक स्तर से सरल देव प्रतिदर्शन या निदर्शन चुना जाता है। समग्र जन को समजातीय स्तरों में विभाजन एक या अधिक कसौटियों पर आधारित होते हैं, जैसे लिंग, आयु, शैक्षणिक स्तर, आवासीय पृष्ठभूमि, परिवार का प्रकार, धर्म, व्यवसाय, आय इत्यादि। स्तरीकृत निदर्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुपातीय और दूसरा गैर अनुपातीय निदर्शन। प्रथम प्रकार के निदर्शन इकाई के आकार के अनुपात में होती है, जबकि दूसरे में निदर्शन इकाई का लक्षित समग्र जन की इकाई से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है। मान लें कि 1000 व्यक्तियों के समग्र जन को धर्म के आधार पर 5 समूह में विभक्त कर स्तरीकृत किया जाना है, और प्रत्येक समूह में निम्नलिखित संख्या में व्यक्ति है, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले 500 परिवार, जैन धर्म को मानने वाले 200 परिवार, सिख धर्म को मानने वाले 150 परिवार, मुस्लिम धर्म को मानने वाले 100 परिवार
और अन्य धर्म को मानने वाले 50। तो यदि हम इसको अनुपातिक रूप से बातचीत करते हैं तो 5, 4, 3, 2 और 1 में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये एक अनुपातिक रूप से हुआ हमारा। और दूसरा गैर अनुपाती प्रतिदर्श, जिसके अंतर्गत सबको बराबर संख्या, चाहे फैमिली कितनी भी रही हो, हम उसको बराबर संख्या में डिवाइड कर लेंगे। या कई बार ऐसा होगा, जो पहले वाला जो है हमारा अनुपातिक रूप से, कि प्रत्येक समुदाय में से 5% या 5 लोगों को हम लोग लेंगे, तो ये 5% ले लेंगे तो उनका अनुपात एक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अनुपातीय निदर्शन और गैर अनुपातीय निदर्शन निकाल सकते हैं। स्तरीकृत देव निदर्शन के कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, चयनित निदर्शन विभिन्न समूहों और विशेषताओं के प्रतिमानों को वांछित अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। दूसरा, इस निदर्शन का उप श्रेणियों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, यह सरल देव निदर्शन से अधिक सूक्ष्म हो सकता है। दूसरा, इसका जो विपरीत पक्ष है, स्तरीकृत देव निदर्शन से कुछ हानियां भी है, कुछ कमियां भी रहती है। इसमें सरल देव निदर्शन की अपेक्षा अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक परिणाम उत्पन्न करने के लिए सरल देव निदर्शन की अपेक्षा इसमें अधिक बड़े आकार के निदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर से कम 20 व्यक्ति सार्थक तुलना करने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा, बहुस्तरीय देव निदर्शन। इस निदर्शन में समग्र की सभी इकाइयों को पहले सजातीय श्रेणियों अथवा वर्गों में विभाजित करके उनमें से देव निदर्शन निकाला जाता है। पार्टिन के अनुसार इसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत मामलों का अंतिम चुनाव तो सहयोग द्वारा ही होता है। अब हम देव निदर्शन के कुछ गुण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी महत्वपूर्ण भाग की उपेक्षा नहीं होती है। दूसरा, चुनाव अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। इसमें लोच होने के कारण निदर्शन इकाइयों में आवश्यक परिवर्तन संभव है। देव निदर्शन भी होने के कारण इसमें निष्पक्षता भी होती है। समय तथा धन की बचत होती है तथा संपर्क सुविधापूर्ण हो जाता है। देव निदर्शन के दोष, न्यायोचित वर्गीकरण के अभाव में निदर्शन पक्षपातपूर्ण हो सकता है। अधिक या बहुत कम इकाइयों की दशा होने पर निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रहता। वर्गों में अधिक अंतर होने पर इकाइयों का चुनाव कठिन होता है। मिश्रित गुणों वाली इकाइयों का वर्गीकरण कठिन रहता है। इस प्रकार इसमें कुछ कमियां भी हैं। अब अन्य देव निदर्शन। पहला, इसके अंतर्गत समूह क्षेत्रीय निदर्शन। बड़े सर्वेक्षणों में जहां समग्र बहुत अधिक जटिल होता है, श्रेणियां बनाने से पूर्व उसे प्रमुख समूह अथवा भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर या तो सभी समूह या चयनित समूह में से निदर्शन निकाल लिए जाते हैं। यह विधि तब अपनाई जाती है जब अध्ययन के लिए समूह कसौटी महत्वपूर्ण हो। आर्थिक दृष्टि से विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक समूहों को प्राथमिक निदर्शन इकाइयां कहा जाता है। प्राथमिक समूह के भीतर के समूह को गौण निदर्शन इकाइयां कहा जाता है और गौण समूह के भीतर के समूह के बहुअवस्था समूह कहा जाता है। जब समूह भौगोलिक इकाइयां होते हैं तो इस क्षेत्र
निदर्शन, इसे क्षेत्र निदर्शन कहा जाता है। अर्थात एक शहर को अनेक वार्डों में, प्रत्येक वार्डों के क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र को मोहल्ले में और मोहल्लों को लाइन में विभक्त कर दिया जाता है। तो हम लोग क्षेत्रीय निदर्शन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक समूह को, प्राथमिक निदर्शन इकाइयां को समूह को गौण निदर्शन इकाइयां कहा जाता है पहले तो, और गौण समूह के भीतर के समूह के बहुअवस्था समूह कहा जाता है ना। जब समूह भौगोलिक इकाइयां होती है तो उसे क्षेत्र निदर्शन कहा जाता है। उदाहरण, एक शहर को अनेक वार्डों में, प्रत्येक वार्ड को क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र को मोहल्ले में और मोहल्ले को लाइनों में विभक्त कर देते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। समूह निदर्शन के कुछ लाभ है। इस निदर्शन को लागू करना बहुत आसान होता है, जबकि बड़ी संख्या में समग्र जन का अध्ययन करना हो या बड़े भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना हो। दूसरा, इस विधि में निदर्शन की अन्य विधियों की अपेक्षा व्यय काफी कम आता है। उत्तरदाताओं को आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसमें लचीलापन संभव है। समूहों की विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। यह प्रशासनिक दृष्टि से सरल होता है क्योंकि इसमें व्यक्तियों की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग तब हो सकता है जब व्यक्तियों को देव रूप से चयनित करना असुविधाजनक या अनैतिक हो। दूसरा, समूह निदर्शन की कुछ हानियां हैं। एक राज्य से, एक जिले या एक ब्लॉक से एक गांव का चयन करने में प्रत्येक समूह का आकार समान नहीं हो पाता। जिले या गांव छोटे, मध्यम या बड़े आकार के हो सकते हैं। समूह निदर्शन और स्त्रीकृत निदर्शन में अंतर यह है कि समूह निदर्शन में तो समजातीय समूहों का वर्गीकरण विषम जातीय समूह में किया जाता है, जबकि स्तरीकृत निदर्शन में विषम जातीय समूह का सजातीय इकाइयों में स्तरीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट, बहुचरणीय निदर्शन। इस विधि में निदर्शन विभिन्न अवस्थाओं में चुना जाता है, लेकिन समग्र जन के अंतिम प्रतिदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, गांवों में पंचायती व्यवस्था के अध्ययन के लिए भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रत्येक क्षेत्र से एक राज्य चुना जाता है, जैसे पंजाब, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश। अब प्रत्येक राज्य से एक जिला, प्रत्येक जिले से एक विकासखंड और प्रत्येक विकासखंड से 3 गांव चुने जाते हैं। इससे हमें भारत के विभिन्न भागों में पंचायतों की कार्यप्रणाली की तुलना करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक अवस्था में निदर्शन देव ही होगा, लेकिन यह सुविचारित या स्वदेश्य भी हो सकता है। दूसरा, दोहरा या पुनरावृत्त निदर्शन। जब पहली बार निकाले गए निदर्शन आवश्यक परिणाम नहीं दे पाते तो थोड़े से निदर्शन मिलाने पड़ते हैं। इसे ही बहु निदर्शन कहते हैं। इनमें दोहराया जाना या अधिक का प्रयोग किया जाता है तथा कई बार निकाले गए निदर्शनों को मिलाकर उनका एक मिला जुला सा स्वरूप बना लिया जाता है। इस प्रकार इसे हम दोहरा या पुनरावृत्त निदर्शन कहते हैं। कल अपन गैर संभावना निदर्शन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।